everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी जैसा कि हम रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस से हमने क्या बनवाया था बेटा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा ये हमने डिस्कस किया था। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तब तो क्या होगा बेटा? या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। बट अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बना था? पायरुविक एसिड विल एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां से क्या होगा बेटा? लिंक रिएक्शन से क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए किसका सबस्ट्रेट है? क्रेब्स साइकिल का। तो वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने देखा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, वहां हमने बनवाए थे बेटा NADH2 और FADH2। अब टाइम आ गया है, ये जो NADH2 और FADH2 दीज वर लाइक द एक तरह से चेक है, ये बैंक के चेक्स हैं जिनसे अब आप पैसा बनवाने जाओगे। ठीक है, या ऐसे बॉन्ड है जिनको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एनर्जी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब ATP बनवा सकते हो। ठीक है, कहाँ बनेगी ATP बेटा? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ETS के थ्रू। कहाँ होगा ये ETS? ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारा डिस्कशन आज हम करेंगे। आज हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट को डिस्कस कर देंगे रेस्पिरेशन की, और ये देखेंगे कि हमारे पास कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम, एक बार जरा ये देखिए कैसे जुड़ेंगे इजली ऐप के साथ। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, और मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल यूजर जो होंगे, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद OTP के लिए क्लिक करेंगे और पूरी की पूरी अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। देन OTP से अपना नंबर वेरीफाई करवाने के बाद आपके सामने खुलेंगे बेटा कुछ कोर्सेज, और आप उन कोर्सेज में से कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे? हमारा नीट का कोर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नीट के कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएंगे, आपकी क्लास बतानी होगी आपको। ठीक है, तो आप टिक कर देंगे 11th क्लास, क्योंकि हम अपने आप को प्रारंभ बैच के लिए एनरोल कर रहे हैं। और आफ्टर दैट हमारे पास जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के जो कोर्सेज का जो परचेज अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज। बट अगर आप डाल देते हैं बेटा फ्री इजली कूपन कोड, तो ये सारा का सारा अमाउंट हो जाता है वेव। ठीक है, और आपको क्या मिलता है? बहुत ही अच्छी तरह से वेल प्रिपेयर्ड रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस DPP प्लस एनोटेटेड PPT। तो इन सब के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इजिली ऐप को करना है डाउनलोड। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का जो डिस्कशन है। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हमने समझा हुआ है व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन बेटा? ATP का सिंथेसिस। ठीक है, तो ATP का सिंथेसिस हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तीन तरह से हो सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने ATP बनवाया था, या डायरेक्ट लेवल पे ATP बन जाए, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा, और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं बेटा, थोड़ा सा एक हम ब्रीफ रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा है? हमने समझा है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। जब आप ये तीनों जो हमारे पाथ, ग्लाइकोलिसिस से EMP पाथवे जिसको बोलते हैं, जब ये तीनों जब हम समझ लेंगे तभी आज का हम ATS समझ पाएंगे। तो वैसे तो हम रिवाइज कर रहे हैं, राइट, बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टॉपिक को, ATS के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार प्रीवियस वीडियोस पे जाएंगे और ये सारे जो टॉपिक्स हमने पहले डिस्कस किए हैं उनको एक बार अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो एक बार ब्रीफ रिवीजन करते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? जो फूड है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बना, राइट, तो जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड बने थे। अब क्या होगा बेटा? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना है। हमें बेसिकली क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए, खाने से हमें एनर्जी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे?
ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाएंगे टू गेट एटीपी। ठीक है, अब ये कोई सिंपल सी बात तो है नहीं कि मतलब देखो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एकदम से एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज नहीं होती है। अगर एक ही स्टेप में रिलीज होगी तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी हीट नहीं चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलता है ये पूरा का पूरा जो एनर्जी मेकिंग जो प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, चाहे वो पार्शियल ही है। कहाँ होगा बेटा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। राइट, देखो ग्लाइकोलाइसिस, 1 सेकेंड, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को हमने क्या समझा था, फूड जो है प्लांट्स के अंदर स्टोर किस फॉर्म में होता है बेटा, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्च की फॉर्म में जब फूड स्टोर है, स्टार्च कन्वर्ट होगा बेटा माल्टोज में, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अल्टीमेटली मतलब ग्लूकोज ही बनना है, ग्लूकोज ही एंटर करेगा इस साइकिल में। और अगर सुक्रोज की फॉर्म में है, जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ट्रांसलोकेट होता है फूड, सुक्रोज के फॉर्म में, तो सुक्रोज को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंजाइम इन्वर्टेज की हेल्प से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो ये इधर ही आ गई, देन फ्रक्टोज के अंदर हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, तो फ्रक्टोज डायरेक्टली भी एंटर कर सकता है, ग्लूकोज भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग दिस साइकिल, दिस पाथवे रेदर, नॉट साइकिल, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन दैट इज थ्रू ग्लाइकोलिसिस। देखो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमने ये पढ़ा था जब ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ रहे थे, हमने ये देखा इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट 3 और 10 जो स्टेप्स हैं वो रहेंगे बेटा इरिवर्सिबल, और 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे क्या रहेंगे बेटा, रिवर्सिबल। राइट, तो पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले स्टेप में एनर्जी यूज होगी, थर्ड स्टेप में एनर्जी यूज होगी। ठीक है, तो आधा जो फेज है इसका वो क्या है, ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज है, और उसके बाद क्या है बेटा, एनर्जी मेकिंग, एनर्जी फॉर्मिंग फेज है। तो हमने ये बहुत अच्छे से समझा था, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी इज यूज्ड, बट 7th और 10th स्टेप के अंदर हम वो एटीपी बनवा लेंगे। राइट, कैसे बनवा लेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, डायरेक्ट एटीपी बनेगी बेटा। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, 1 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया। आफ्टर दैट एंजाइम देखते जाना बेटा, जो भी व्हाइट क्लाउड के अंदर लिखा हुआ है दैट इज एंजाइम, दीज आर एंजाइम्स। राइट, हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप में हमें जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम यूज होगा फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। राइट, अब यही फ्रक्टोज डायरेक्ट भी एंटर कर सकता है यहां से। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा बेटा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब इस जगह पर भी एक फॉस्फेट और ऐड हुआ है, दैट मीन्स एक और एटीपी यूज हो गया। तो कितने एटीपी यूज हो गए बेटा, 1 एटीपी ये यूज हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2 एटीपी अब तक हम यूज कर चुके हैं। बस इसके बाद अब हमें एटीपी हम बनवाएंगे, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-PGL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन के अंदर ब्रेक हो गए। राइट, और ये दोनों आपस में भी इंटर कन्वर्टिबल है। आइसोमेरेज एंजाइम कौन सा लगेगा, आइसोमेरेज। तो ढाप जो है ना, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आगे पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बोलता है कि मैं बस यहीं तक पार्टिसिपेट करूंगा, बट एक काम कर सकता हूं, मैं PGAL बना सकता हूं। ठीक है, हमने कहा ओके, PGL बनता रहेगा हमारे पास। राइट, तो 3-PGL, यहां से अब कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल 3-PGAL के, 3 कार्बन का कंपाउंड है। राइट, ओके, आगे चलो। 3-PGL से अब हम बनवा लेंगे बेटा डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA। तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है, 3-PGL एल्डिहाइड जब एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवर, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक तरह से NADH2 बनेगा, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एंजाइम लगेगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो याद रखेंगे 6th स्टेप पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। 1,3-डाई-पीजीए से हमने क्या बनाया बेटा, 3-पीजीए, 3-पीजीए। अब इस जगह पे क्या हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और यहाँ पे क्या बनेगी, एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, मतलब एटीपी जनरेट हुई। एटीपी जनरेट हुई तो देखो हमने एंजाइम का नाम भी क्या रखा बेटा, काइनेज रखा। अब 3-पीजीए 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, जस्ट वो अपनी पोजीशन चेंज करके किस पे आ जाएगा बेटा, 2 पे आ जाएगा, 2-पीजीए। तो जस्ट एक तरह से फॉर्म चेंज हुई है, इसलिए हम इस एंजाइम लिखेंगे म्यूटेज, राइट। देन 2-पीजीए से 9th स्टेप पर डिहाइड्रोजिनेशन, वाटर निकल जाएगा और पीजीए से बनेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एंजाइम लगेगा बेटा इनोलेज, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं। पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से अब हम बनाएंगे बेटा पाइरुविक एसिड, और 10th स्टेप पे भी हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, एक एटीपी निकाल रहे हैं फ्रॉम 1 पाइरुविक एसिड, 1 पीजीएल, राइट। तो एंजाइम लगा बेटा पाइरुवेट काइनेज। अब आपको एक बात याद रखनी है कि अब यहां से सब कुछ 2-2 चलेगा, राइट। तो देखो एटीपी कितने बने बेटा, यहां भी दो एटीपी बनेंगे, क्योंकि सब कुछ अब इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सब कुछ 2 बार होगा, यहां भी 2 बार होगा, ठीक है। तो यहां भी हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे, और NADH2 भी कितने बने बेटा, 2। तो देखो ओवरऑल अगर हम समरी देखें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ध्यान रखना फर्स्ट 3 10 स्टेप क्या है बेटा, इरिवर्सिबल। 2 4 5 6 7 8 9 क्या है, रिवर्सिबल, राइट। 1 और 3 स्टेप के अंदर एटीपी यूज होगी, कितने एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गए, 2। बने कितने बेटा, 7 और 10 स्टेप पे 4, क्योंकि दो पाइरुविक एसिड, 1 से बने 1, 2 से बनेंगे 2, तो हमारे पास आगे बेटा 4 एटीपी। याद रखना है ये जो एटीपी है दैट इज डायरेक्ट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बने हैं। 6th स्टेप पर हमारे पास बना है NADH2, कितने, 2 NADH2, और 9th स्टेप पे क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन। ये मैंने कर दिया बेटा एकदम से ब्रीफ, किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। आफ्टर दैट अब ये जो पाइरुविक एसिड है हमारे पास क्या आ गया बेटा, नेट गेन क्या आ गया हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल आ गए बेटा पाइरुविक एसिड के, 2 एटीपी बने हैं, नेट गेन 4 बने हैं, 2 यूज हो गए, राइट। 2 क्या बने हैं, NADH2, तो 2 NADH2 आपके पास बन गए, ये है नेट गेन। अब सारा का सारा रिएक्शन कहाँ चल रहा था बेटा, ये चल रहा था साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म, ये मान लो ये पूरा का पूरा सेल है, बोर्ड, ठीक है। इस सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पाइरुविक एसिड कहाँ एंटर कर गया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका हो जाता है ट्रांसपोर्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चलता है लिंक रिएक्शन। क्या होगा इसमें, पाइरुविक एसिड, फार्मूला देखना, CH3COCOH, that is C3H4O3, राइट। 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बने हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे बनेगा NADH2, 2 मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH2। एंजाइम यहाँ पे यूज होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके पास कुछ हेल्पर भी जो काम करने के लिए आएंगे, दैट इज NAD+, कोएंजाइम A, मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, थायमिन पायरोफॉस्फेट, दैट इज TPP। हालांकि NCERT में नहीं है, बट जब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अकेला एंजाइम नहीं है, बहुत सारे और हेल्पिंग फैक्टर भी हैं, राइट। ओके, क्या बन गया बेटा अब इससे हमारे पास बनता है एसिटाइल CoA, डीकार्बोक्सिलेशन होने से, साथ ही साथ डिहाइड्रोजिनेशन होने से क्या बन गया, एसिटाइल CoA। अब यहाँ पे हम CoA के एंजाइम कार्बन कंपाउंड नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ किसके गिनेंगे, एसिटाइल के। तो एसिटाइल क्या है बेटा, 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल है 2 कार्बन वाला, ये एंटर करा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। ओके, क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट क्या हुआ बेटा, हम क्या बनाएंगे, NADH2 बनाएंगे, FADH2 बनाएंगे, ठीक है। अब NADH2 आ गया, FADH2 आ गया, मतलब एक तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा
ऑक्सीडेशन का मतलब सारे सारे हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो। तो कंप्लीटली जब पायरुविक एसिड में से जब हम सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बन जाएंगे NaDH2 FeDH2। ये एक तरह से हमारे पास वो चेक्स हैं, वो बॉन्ड्स हैं अब जिनसे हम क्या करवाने जा रहे हैं, हम बनवाएंगे ATP। ये NaDH2 ये एंटर करेंगे बेटा कहाँ, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और ये जो ETS है कहाँ प्रेजेंट है, दिस इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर चलेगा बेटा ETS, राइट। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो स्पेस है इट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से एक बार क्रेब्स साइकिल को रिवाइज करते हैं। क्रेब्स साइकिल जो NaDH2 FeDH2 बनेंगे उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, ETS में। ETS कहाँ चलेगा बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर, और जिसकी वजह से हम प्रोटॉन्स का मतलब हाइड्रोजन आयंस का हम ग्रेडियंट क्रिएट कर देंगे, मैट्रिक्स में कम कर देंगे। इनर मेम्ब्रेन जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसके अंदर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो हमें पता है केमी ऑस्मोसिस हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो जब ये ग्रेडियंट क्रिएट होगा तब हम क्या बनवाएंगे बेटा, ATP बनवाएंगे। ठीक है, ये एक हुआ छोटा सा बेस। तो जल्दी से एक बार देखो बेटा क्रेब्स साइकिल को, देखो क्रेब्स साइकिल में हमने क्या समझा था, एसिटाइल CoA और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, ये कितने का 4 कार्बन का एसिड, दिस इज 2 कार्बन, मिलके क्या बन गया बेटा, सिट्रिक एसिड, कितने कार्बन, 6 कार्बन। वाटर मॉलिक्यूल यहां पर निकल गया और क्या ऐड हो गया, और CoA भी निकल गया, और हमारे पास आ गया सिट्रिक एसिड। एंजाइम हमारा कौन सा लगा बेटा, सिट्रेट सिंथेटेज, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिट्रिक एसिड, फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, सिट्रिक एसिड से हमें बनवाना है आइसोसिट्रिक एसिड, जो ना डायरेक्ट नहीं बनता है, कोई इंटरमीडिएट दैट इज सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, वाटर ऐड होगा और क्या हो जाएगा, देखो अब ये यहाँ पे वाटर निकला था, यहाँ वाटर ऐड हो गया, तो ये हो गया एकदम बराबर सी बात हो गई, बैलेंस हो गया, राइट। सिस एकोनिटिक एसिड, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा बेटा, एकोनिटेज, एकोनिटेज, और यहाँ पे लिख लो सिट्रिक एसिड सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, एकोनिटेज, आइसोसिट्रिक एसिड बना। आइसोसिट्रिक एसिड बनने के बाद क्या होगा बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, और क्या बन जाएगा, NaDH2। ध्यान देते हैं ना कितने NaDH2 बनेंगे, राइट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हमें क्या चाहिए, ATP बनवाएंगे ना। देन NaDH2 बनने के बाद आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अभी तक सारा कुछ 6 कार्बन कंपाउंड है ये सारे, राइट। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से अब हम करेंगे बेटा डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन हम रिमूव कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होने से एक कार्बन हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास आ गया 5 कार्बन का कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड। बस पूरे साइकिल को रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक काम करो, आप इसको याद रख लो। किसको, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को। कितने कार्बन, 5 कार्बन। इससे पहले वाले कितने कार्बन, 6 कार्बन, और इसके बाद वाले 4 कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कीटो से पहले वाले सारे 6 है, बाद वाले सारे 4 है। कैसे बना अल्फा कीटो, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से। ओके, अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिमूव कर दिया, तभी तो ये क्या आ गया, सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन, दिस इज ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेशन, बट इसके साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है। तो जब डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजिनेशन के साथ हो तो इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, हाइड्रोजन NADH2 डिहाइड्रोजनेशन हो गया, और COA कोएंजाइम A फिर से ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोए, ठीक है। अब सक्सिनाइल कोए से क्या बनेगा बेटा, सक्सिनिक एसिड, दैट इज आल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। यहां पर इस स्टेप पर जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इस टाइम पर GDP विल कन्वर्टेड इनटू GTP, ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपके पास बन जाएगी यहां पर ATP। क्या बन जाएगी बेटा, ATP, ठीक है, 1 ATP बन गई। तो अब GDP जो है ना, दैट इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, एकदम बनते ही GTP में कन्वर्ट होते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और ADP फॉस्फेट लेकर क्या बन जाता है, ATP। तो आप बताओगे कि जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनता है तो हमारे पास 1 GTP मतलब इक्विवेलेंट टू 1 ATP बनती है, राइट, ओके। देन जब सक्सिनिक एसिड, इट इज ऑल्सो SLP है ना, ये भी SLP है, सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्ट ATP बन रही है, ओके। अब देखो जब सक्सिनिक एसिड से बनेगा बेटा फ्यूमेरिक एसिड, तो याद रखा था हमने फ्यूमेरिक F, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा FADH2। अब आप पूछेंगे यहाँ पे NADH2 क्यों नहीं बना था, क्यों नहीं बना था, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये प्रेजेंट होता है। बाकी सारे के सारे एंजाइम बेटा मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक्सेप्ट succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase is present on the inner membrane of mitochondria. ये बात याद रखना है बिकॉज इसी एंजाइम का यूज हम हमारे ETS के अंदर भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनता है बेटा FADH2 नॉट NADH2। फ्यूमेरिक एसिड से फिर 4 कार्बन कंपाउंड वाटर ऐड होगा, क्या बनेगा मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से हम क्या बनवा लेंगे ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, और यहां भी हम क्या करवाएंगे डिहाइड्रोजिनेशन। तो बस एक चीज अब ध्यान रखना है, कितनी बार बेटा NADH2 बना है, कितनी बार डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, 1 1 2, ठीक है, ये भी डिहाइड्रोजिनेशन है 3 और 4। तो 4 NADH2 हमारे पास बने हैं बेटा 3 NADH2 और 1 FADH2, दैट मीन्स 4 टाइम डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। नंबर 1, ATP कितनी बार बनी है, 1 बार। ATP कितनी बार बनी बेटा 1 ATP। एक साइकिल की बात कर रही हूं मैं 2 साइकिल की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक पायरुविक एसिड से एक क्रैब साइकिल चला, ठीक है, 2 एसिटाइल कोए बने तो 2 बार चलेगा, तो अभी हम इसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर हम एक की बात कर रहे हैं अभी, ओके। वाटर कितनी बार निकला बेटा 1, वाटर कितनी बार ऐड हुआ 1, और ये तो चलो बराबर हो गया, जो मैंने व्हाइट से सर्कल किया ये तो बैलेंस हो गया 1 और 2। अब आप बोलोगे मैम यहां भी तो वाटर हमारा ऐड हुआ है, बट ये जो वाटर है ये फॉस्फेट के एडिशन के लिए, इसका क्रैब साइकिल में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, तो ATP बनाने के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे कितनी बार वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए, 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या किए हैं बेटा यूज कर लिए, राइट, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार रिमूव हुई, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन, एक बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्रैब साइकिल की बात कर रही हूँ बेटा मैं अभी लिंक रिएक्शन के ना तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट किया ना ही मैंने NADH2 को काउंट किया, ठीक है, ये हुआ बेटा क्रैब साइकिल का। तो अगर मैं लिंक रिएक्शन से भी लिख दूं, लिंक रिएक्शन में बेटा कितने NADH2 बने हमारे पास, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है। इतना डिस्कशन अब हम पहले भी कर चुके हैं, जल्दी से हमने इसका रिवीजन किया। अब ये जो NADH2, चलो अब इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि 2 साइकिल चले हैं, है ना, क्योंकि 2 साइकिल चले हैं, तो ये हम याद रखेंगे। तो अब हमारे पास आ गए हैं बेटा NADH2 FADH2। तो अब हम इनका क्या करेंगे, अच्छा ये चीजें तो हमारी यूज हुई हैं, वाटर ऐड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी इमर्ज हुई है, राइट।
चलो अब चलते हम ETS की बात करने। तो एक बार NCERT को भी देखते हैं, फिर हम आते हैं ETS पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ रिवाइज हो गया। और अच्छे से अगर आपको समझना है इन सारे टॉपिक्स को तो एक बार प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर देख लेंगे। चलो अब देखो बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लास्ट वाला स्टेप करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जो प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर। जैसे ही हम NADH2 को यूज करेंगे, NAD+ बनेंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे वो मूव करवाएंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे, बिल्कुल सेम जो हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर केमियोस्मोसिस पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन क्यों पास होते हैं बेटा? दिस इज टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी जो NADH2 के अंदर स्टोर है। हमने क्या बोला? दीज आर द चेक्स, दीज आर द बोन्ड्स जिनसे अब हम क्या करवाएंगे? एनर्जी रिलीज कराएंगे। जो स्टोर है एनर्जी, जो स्टोर है NADH2 और FADH2 में, कब बने हैं ये बेटा? ड्यूरिंग TCA साइकिल बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, सारे के सारे हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, क्या बनवा लिया? NADH2 FADH2। इनके अंदर है बेटा हिडन एनर्जी। अब हमें उस एनर्जी को निकालना है, जिसके लिए हम क्या चलवाएंगे अब? ETS। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू ऑक्सीजन और क्या बनवाएंगे हम? वाटर। जो अल्टीमेट, जो बाद में जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, बेसिकली क्या होगा, हमें जैसे कि हमने केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस में भी देखा था, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे जैसे वो ट्रांसफर होंगे तो वहां से हम क्या जनरेट करवाएंगे? एनर्जी। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH आर अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन ETS के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ना बोलकर हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है बेटा। कुछ क्या है? कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है वो देखते हैं। सबसे पहली बात ये याद रखना है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ETS चलेगा। ETS के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे कि देखो हमारे पास है बेटा 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको याद रखने हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, 5 हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट ETS के अंदर सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्सेस पार्ट लेंगे। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? ये ATP सिंथेसिस करवाएगा। दीज आर ऑक्सीसोम्स बोल दो इनको, या F0 F1 पार्टिकल जो हमने पढ़ा हुआ है इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करवाते हैं? यहाँ से हम करवाएंगे ATP सिंथेसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट है वो है बेटा FMN एंड FES। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये वही वाला एंजाइम है जो हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या होंगे बेटा? FADH एंड FES। कॉम्प्लेक्स 3 के जो कंपोनेंट है दैट इज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम
C1, ठीक है। इसका नाम है बेटा साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 जो है हमारे पास, इसके कंपोनेंट हैं साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3, साथ ही साथ इसके पास है बेटा 2 कॉपर सेंटर, ठीक है। और इसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हमारे पास यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C प्रेजेंट, इट इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कहाँ प्रेजेंट है ये, आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये याद रखेंगे। यूबिक्विनोन क्या है, इट इज अ बेसिकली प्रोटोन रिसेप्टर, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूबिक्विनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये है हमारे पास पूरा का पूरा ATS के कॉम्प्लेक्सेस प्लस दिस यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका काम क्या है बेटा, ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स से भी प्रोटॉन्स को उठा के थ्रो कर देंगे किसके अंदर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, ये भी कर सकते हैं। और NODH2 से जो प्रोटॉन रिलीज होंगे उनको भी मूव करवा देंगे, कहां पर, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बीच में, ठीक है। तो ये 2 बातें हमें याद रखनी है। ओके, नाउ सी, लेट अस डिस्कस नाउ। यस, तो सबसे पहले देखो बेटा, NADH2 हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स 1 जो है दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, और कॉम्प्लेक्स 2 का कौन था, FADH2 दैट इज FADH डिहाइड्रोजिनेज। तो पहले हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 की, देखो एक सेकेंड, लेट अस राइट हियर ऑल्सो। हाँ, फॉर NADH2 हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस काम करेंगे, फर्स्ट 3 and 4, 1, 3 and 4, ये क्या है, कॉम्प्लेक्सेस जो पार्टिसिपेट करेंगे। और फॉर FADH2 के लिए हमारे पास काम करेंगे 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 कॉम्प्लेक्सेस दे विल वर्क, ठीक है। तो कैसे काम करेंगे, लेट अस चेक नाउ। सबसे पहला देखो, मैट्रिक्स के अंदर क्या है बेटा, अब NADH2 कहां से आए हैं, ये क्रेब्स साइकिल से, कहां से आए हैं, क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। NADH2 क्या करेगा, NAD+ बनवाने के बाद NAD+ यूज हो जाएंगे बेटा क्रेब्स साइकिल में, और NADH2 अपने प्रोटॉन्स किसको दे देगा, FMN को, और जो कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 में और फिर FMN में, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोटॉन्स क्या होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसको दिए जाएंगे, FES को। तो यहां से ये जो FMNH2 से जो प्रोटॉन्स हैं वो अब कहाँ रिलीज हो जाएंगे, द प्रोटॉन्स विल बी रिलीज्ड इन आउटसाइड दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो जाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, छोड़ दिए जाएंगे, कितने, 2 प्रोटॉन। ध्यान रखना, NADH2 के हाइड्रोजन आयन है, NADH2 के प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन आयन किसने लिया, FMN ने, क्या कन्वर्ट हो गया, FMNH2। बट जब भी FMNH2 में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो, मतलब हमारे पास क्या सिस्टम है, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तो कहाँ पंप करा दिया बेटा, मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, PMS, और इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो कहाँ पे करवा देंगे हम, यूबिक्विनोन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन,
राइट। बट मैंने आपको ये भी बोला कि जो कॉम्प्लेक्स है अपने आप में हाइड्रोजन पंप है, तो जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो भी क्या करेगा, अपने मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को लेकर, मैट्रिक्स से प्रोटॉन को लेकर कहाँ पंप करा देगा बेटा, पीएमएस स्पेस के अंदर। कहाँ पंप करा देगा, पीएमएस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। 2 प्रोटॉन आ गए, ठीक है। 2 प्रोटॉन कहाँ से आए, हाइड्रोजन से, राइट। अक्सर बच्चे के दिमाग में ये आता है कि हमने इलेक्ट्रॉन तो 2 रिमूव किए, ठीक है, तो 2 रिमूव किए तो 2 प्रोटॉन आने चाहिए। बट यहाँ पे एनसीईआरटी हमारे पास 4 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज 2 प्रोटॉन्स कहाँ से आते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 खुद मैट्रिक्स से उठा के प्रोटॉन्स कहाँ देता है, पीएमएस के अंदर। तो कितने प्रोटॉन्स आ गए हमारे पास, 4 प्रोटॉन्स। दिस इज पीएमएस, लेट अस मेक इट शॉर्ट, दिस इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो कितने प्रोटॉन्स आ गए बेटा हमारे पास स्पेस के अंदर, 4 प्रोटॉन्स, राइट, ओके। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोल के पास जाएंगे, यूबिक्विनोल भी मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स लेकर क्या बना देगा, यूबिक्विनोल, ठीक है। बट अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफर कर देगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यूबिक्विनोल के अंदर कन्वर्ट हो गए UQH2 के अंदर, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, साइटोक्रोम B, FeS एंड साइटोक्रोम C1 के अंदर, ठीक है। अब जब ये होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से भी जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, प्रोटॉन्स का जो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। और साथ ही साथ देखो कॉम्प्लेक्स 2 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, सॉरी दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स 2, गलती नहीं करना। यूबिक्विनोल से NADH2 के प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर मूव करवाए जाएंगे, राइट, नॉट इन कॉम्प्लेक्स 2, राइट, कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ NADH2 की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम सिर्फ NADH2 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 1, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्सेस ही काम करेंगे। तो 2 प्रोटॉन्स हमने यहाँ पे ला दिए, और ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 3 अपने आप में भी तो एक प्रोटॉन पंप है ना। तो कॉम्प्लेक्स 3 ने क्या किया, अपने प्रोटॉन और यूबिक्विनोल की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ आ गए, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तो यहाँ भी आ गए हमारे पास 4 प्रोटॉन्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से यूबिक्विनोल UQ ने लिए, UQH2 में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया, बेसिकली इट इज द प्रोटॉन कैरियर, राइट। तो यूबिक्विनोल सेम वही वाली चीज है बेटा जो हमने केमिओस्मोसिस में पढ़ा था, जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से PQ ने क्या किया था, प्रोटॉन्स को पंप करवाया था, किसके अंदर, दैट स्ट्रोमा से लेकर लेमेली के स्ट्रोमा के अंदर जब पंप करवाया था, ठीक है, मैट्रिक्स से उठाकर। तो सेम यही चीज यहाँ पे UQ भी कर रहा है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स का पंप कहाँ हो रहा है बेटा, यूबिक्विनोल H2 बना, साथ ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया और ये कहाँ थ्रो कर दिए गए, मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर, ओके। कॉम्प्लेक्स 3 से अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा बेटा, कौन लेगा, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C मैंने आपको बोला इट्स अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। आउटर सरफेस की तरफ हमने दिखाई है, दिस इज द आउटर सरफेस, दिस इज द आउटर सरफेस एंड दिस इज द इनर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, अब उसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया बेटा कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 के पास हमने क्या डिस्कस किया, 2 कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, कॉपर आयंस, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, देन साइटोक्रोम कॉपर सेंटर 2। अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका क्या होगा ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट मीनवाइल देखो क्या हुआ, अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो 4 है उसने प्रोटॉन्स ये भी तो मूव करवाएगा ना, भले इसके पास कोई UQH2 ऐसी कोई चीज नहीं है, बट ये भी क्या करवाता है बेटा, अपने आप में सेल्फ क्या करवा देगा बेटा, प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करवाएगा मैट्रिक्स से, क्योंकि खुद भी तो प्रोटॉन पंप है, कॉम्प्लेक्स 4 भी एक प्रोटॉन पंप है जो मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को कहाँ ट्रांसफर करवा रहा है,
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 2 प्रोटॉन्स आएंगे, राइट। तो अब आप देखो हमारे पास अगर हम NaDH2 को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितने प्रोटॉन्स आ गए बेटा? 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। क्या आ गए? 10 प्रोटॉन। ये बात हमने किसकी की बेटा? NaDH2 की। कैसे आए? कॉम्प्लेक्स 1 से 2 खुद के, 2 NaDH2 के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 से 2 खुद के, 2 यूबिक्विनॉल ने जो मैट्रिक्स से लेके प्रोटॉन्स दिए। देन कॉम्प्लेक्स 3 ने सिर्फ मैट्रिक्स से दिए 2 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? साइटोक्रोम A3 से होते हुए इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल रिसेप्टर होगा यहाँ पर कौन होगा बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा O2 पर, तो ये क्या करेगा? अब हाइड्रोजन लेके ये बना देगा बेटा वाटर, तो यहाँ पे बन जाएगा वाटर। तो अब क्या हुआ? मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है, प्रोटॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बट देखो ना माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर देखो ना, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा हो गया है ना। तो दैट मीन्स प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड हो गया ना बेटा। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है। तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है ग्रेडियंट आ गया। साथ ही साथ यहाँ अगर H बढ़ गए तो क्या हो गया? इनके pH के अंदर भी डिफरेंस आ गया और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर भी डिफरेंस आ गया। तो क्या वर्क करेगा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। तो दैट विल बी यूज्ड। अब देखो, अब इन प्रोटॉन्स को हमें वापस तो लाना है ना बैलेंस रखने के लिए मैट्रिक्स में। तो अब क्या होगा? अब ये प्रोटॉन्स आपके कॉम्प्लेक्स 5 जो कि क्या है? F0 F1 पार्टिकल। F0 इज अ इंटीग्रल प्रोटीन और F1 क्या है? एक पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। तो F0 F1 पार्टिकल से जब ये प्रोटॉन पास करेंगे तब क्या जनरेट होगी बेटा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगी आपके पास? ATP। और इसी के लिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिस ATP। और इसी ATP का जनरेशन ही तो हमें चाहिए, ठीक है। बट अभी तक हमने सिर्फ NaDH2 से ATP बनाई है। एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दो थोड़ा सा NaDH2 पे देखते हैं। अगर हम अगर हम NaDH2 की बात करें तो यहाँ पे कितने ATP बनेंगे? देखो हम ये लिखते हैं कि NaDH से 4 प्रोटॉन से मतलब एक ATP, राइट। हमारे पास 4 प्रोटॉन यहाँ, 4 प्रोटॉन यहाँ, 2 प्रोटॉन यहाँ, मतलब एक ATP और हाफ ATP, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 2.5 ATP आ गई। बट हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि एक NaDH से 3 ATP बनते हैं। एक NaDH से हम क्या बोलते हैं? 3 ATP बनते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बनते कितने बेटा? 2.5 जैसा कि हमने देखा। बट बेसिकली होता क्या है? 3 बार ATP बनते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 2 से, कॉम्प्लेक्स 3 से। तो हम इसको 3 ATP नहीं, हम ऐसे बोलेंगे 3 बार ATP बनते हैं। बट बेसिकली बनते कितने ATP है? 2.5। एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन, ठीक है। तो देख लो 2.5 ATP बनेंगे, राइट। बट हम क्या लिखते हैं? बट हम मानेंगे यही, हम मानेंगे 3 ATP, क्योंकि हमारी NCERT में यही लिखा हुआ है। एक NaDH से 3 बार ATP बनते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। तो 1 NaDH से हमें मिले बेटा 3 ATP, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अगर हमारे पास FADH2 है तो तब हम क्या करेंगे? FADH2 है तो FADH2 कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये भी क्रेब्स साइकिल से आया है, ठीक है। चलो इसको वाइट से करते हैं।
ये भी कहाँ से आया बेटा? FADH2 भी क्रेब्स साइकिल से, फ्रॉम क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2, देन कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 एंड देन कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है, ओके। ध्यान दो बेटा, 2 के अंदर हमने क्या लिखा था? 2 के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? 2 हमने ये पढ़ा था FADH डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे FADH2 का क्या होगा? FADH2 एंड FADH एंड FES, इनका डिहाइड्रोजिनेशन होगा। चलो, तो इसके पार्ट क्या क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स 2 के? FADH2 और FES, FADH एंड FES। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये है टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ से क्या होगा? FADH2, ध्यान देना है ना, यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्शन चल रहा था जब सक्सिनिक एसिड was converted into फ्यूमेरिक एसिड। उस वक्त क्या हुआ था बेटा? FADH2 बना था और यहाँ पे अब हम FAD+ बनवाने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो किसको दे देंगे? FES को, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए थे बेटा? UQ ने। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी क्या होगा? FES से ये जाएंगे यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूबिक्विनोन H2 में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर किसको कर दिए जाएंगे बेटा? साइटोक्रोम B, देन FES, देन साइटोक्रोम C1, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो गए? ट्रांसफर हो गए। साइटोक्रोम C, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3 से अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बेटा? वही साइटोक्रोम C, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए बेटा? दैट इज हियर। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास यहाँ पर क्या आएंगे? प्रोटॉन्स। देखो, लेट अस चेक प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स पंप होंगे? देखो, यहाँ से यूबिक्विनोल ने अपने जो प्रोटॉन्स हैं मैट्रिक्स से लेकर कहाँ दे दिए बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। और इधर से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तब भी प्रोटॉन्स कहाँ दे दिए जाएंगे? मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स से कहाँ दे दिए जाएंगे बेटा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। 2 प्रोटॉन, ठीक है, राइट। और कॉम्प्लेक्स यहाँ से साइटोक्रोम C से फिर एक कॉम्प्लेक्स 4 को दिए जाएंगे वही कॉपर सेंटर, कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, देन कॉपर सेंटर होते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो, कॉम्प्लेक्स जो 4 है वो हमें पता है कि अब इसके पास सिर्फ खुद पंप करेगा प्रोटॉन्स को फ्रॉम मैट्रिक्स टू कहाँ पर? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तो जब हम FADH2 की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से तो ये प्रोटॉन्स किसके पास आ गए बेटा? यूबिक्विनोल के पास। तो यूबिक्विनोल क्या बन गया? UQH2, जो कॉम्प्लेक्स 2 से आए थे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन किसको मिल गए? यूबिक्विनोल से, ये बन गया यूबिक्विनोल H2 के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स किसने आगे कर दिया ट्रांसफर? किसको? साइटोक्रोम, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कौन सा? 3, कॉम्प्लेक्स 3 से आगे कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। 4 से कहाँ गए? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, और वही प्रोसेस क्या बना देगा? वाटर, ठीक है। अब FADH2 की वजह से भी क्या हुआ? कितने प्रोटॉन्स बने बेटा? 6 प्रोटॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया और यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो अब बैलेंस रखने के लिए प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये F0 F0 पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी? ATP, ठीक है। एक FADH2 के अंदर कितनी बार प्रोटॉन पंप हुए? 2 बार, 1 and 2,
ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स से स्पेस के अंदर कितनी बार प्रोटॉन्स का पंप हुआ? 2 बार। तो इसीलिए हम बोलते हैं 1 FADH से 2 बार ATP बनती है। बट कितनी ATP बनती है? 4 प्रोटॉन से 1 ATP, ठीक है, 2 प्रोटॉन से आधी ATP। दैट मीन्स 1 FADH से बनती कितनी है बेटा? 1.5 ATP। कितनी बार बनती है? 2 बार, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं 1 FADH से 2 ATP, 1 NADH से 3 ATP। तो बेसिकली हमें यही तो समझना था, हमें यही तो समझना था, सॉरी, हमें यही तो समझना था। यस, ठीक है, बन गई ATP। आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा हमें। चलो अब एक बार बेटा NCERT को देखते हैं। यस, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहली चीज देखना, ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम। इकट्ठा दिया हो बेटा NADH और FADH2 का, हमने अलग अलग करके सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को अलग अलग समझा, ठीक है। चलो एक बार अगर हम इस डायग्राम को भी देख लें तो कोई बुराई नहीं है। तो हम अब NCERT की लाइनों से पूरा ATH समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन्स NADH से ऑक्सीडाइज्ड हुए, एक मिनट हटाते हैं सब, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं बाय एन NADH डिहाइड्रोजनेज दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। यहां से देखो NADH2 ऑक्सीडाइज होने के बाद कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 NAD प्लस बन गया, ये कहाँ जाएगा बेटा? वापिस से क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, FMN के पास गए, FMN से FES के पास, और FES से जो इलेक्ट्रॉन है किसको दे देंगे? UQ, यूबिक्विनोन। और यहाँ से 4 प्रोटॉन्स कहाँ आ गए? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। कैसे आए? 2 तो NADH2 के बेटा प्रोटॉन, 2 कॉम्प्लेक्स 1 के खुद के हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स। इतनी बात क्लियर है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन। किसको ट्रांसफर कर दिए? यूबिक्विनोन को। लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। कहाँ लोकेटेड है यूबिक्विनोन? इनर मेम्ब्रेन में। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव्स reducing equivalents via FADH2, that is complex number 2. FADH2 that is generated during oxidation of succinate in a citric acid cycle. अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए। वो क्या थी? वो ये थी कि ये जो प्रोटॉन्स है ना, किसके? ये यहाँ से जो प्रोटॉन्स हैं, एक सेकेंड, यहाँ से जो प्रोटॉन है, ये जो हमने मैट्रिक्स में ना जाकर कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं, सॉरी, मेम्ब्रेनस स्पेस में ना जाकर कहाँ जाते हैं? प्रोटॉन्स मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं बेटा। सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 से जो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन पर है, प्रेजेंट है, यहाँ पे चल रहा है बेटा क्रेब्स साइकिल, जिसके अंदर सक्सिनिक एसिड से हमने बनाया फ्यूमेरिक एसिड। तो इसके जो प्रोटॉन है मैट्रिक्स में आते हैं, ना कि मेम्ब्रेनस स्पेस में ना जाकर सीधा कहाँ आएंगे? मैट्रिक्स में आएंगे। इसीलिए हमने सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से प्रोटॉन्स बनवाए, क्योंकि इसके वाले जो प्रोटॉन्स थे कॉम्प्लेक्स 2 के, वो तो कहाँ गए? मैट्रिक्स के अंदर गए, ठीक है। तो यही बात हमारे सामने NCERT लिख रही है। देखो, यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स मतलब प्रोटॉन्स, है ना, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। तो देखो यहाँ से यूबिक्विनोल H2। अब ये आ गया बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, दैट इज साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं इसको। यहाँ से क्या हुआ? लेट अस चेक इट। हाँ, the reduced ubiquinone, that is ubiquinol or QH2, is then oxidized with the transfer of electron to cytochrome C via cytochrome BC1 complex, जिसको क्या बोला हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर 3। 1 से 3 में गए हैं वाया UQ, ठीक है। Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane. ये क्या एक्ट करती है? एज अ मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में साइटोक्रोम C है। तो कॉम्प्लेक्स 4
दैट इज रेफर्ड टू एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। क्यों बेटा, देखो साइटोक्रोम सी का बेसिकली क्या हुआ है, लेट अस चेक इट हियर। साइटोक्रोम, चलो यहीं से चेक करते हैं, साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम C1 से, देन हम कहां पर आ गए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर, दिस 4। तो यहां पे क्या हुआ है, साइटोक्रोम C का दैट इज ऑक्सीडेज, तो इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स 4 को बोल रहे हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सी ऑक्सीडेज, कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। याद रखना 2 कॉपर सेंटर के साथ साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 है हमारे पास। ठीक है, चलो आगे आओ, नेक्स्ट आओ। हाँ, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन पास करते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4, दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। देखो पहले NADH2 NAD में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैरी हुए, प्रोटॉन्स कहाँ गए बेटा, मैट्रिक्स के अंदर 4 प्रोटॉन। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है कैरी किए गए किसके थ्रू, दैट इज यूबिक्विनोन के थ्रू, यूबिक्विनोन के थ्रू होते हुए कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, देन साइटोक्रोम C, देन कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 में जाने के बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन ने वाटर बनाने के लिए। ये तो ये NADH2 की बात। बट जब हम FADH2 की बात कर रहे हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर। कोएंजाइम क्यों, मतलब यूबिक्विनोल ने लिया, देन कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C, देन 4। तो यहाँ पे इसके जो कॉम्प्लेक्स 2 के प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स में ही वापस आ जाते हैं, राइट। ओके, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, राइट। FADH2 है या NADH2 है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2 3 ATP, 1 FADH2 2 ATP। ठीक है, तो नाम देख लो कॉम्प्लेक्सेस की। आई होप हमें ये क्लियर है, कुछ नहीं करना। कॉम्प्लेक्स 1, अगर मैं NADH2 की बात करूं, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, UQ से कॉम्प्लेक्स 3, 2 में नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4, फाइनली ऑक्सीजन के पास। जब मैं FADH2 की बात करूंगी, कॉम्प्लेक्स 2 से फिर UQ, फिर कॉम्प्लेक्स 3, देन कॉम्प्लेक्स 4 के बाद फाइनल ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स 3 से 4 तक लेके जाएगा वो कौन है, साइटोक्रोम C। कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है उसकी एक अंदर वाली साइड है, एक बाहर वाली साइड है। साइटोक्रोम C कहाँ प्रेजेंट है, बाहर वाली साइड पर। ठीक है, वो क्या करता है, खुद चल के जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, तो इनके नाम देख लो। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 के लिए है, कॉम्प्लेक्स 3 को बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 या साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं इसको, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स 5 से क्या होगा बेटा, प्रोटॉन पंप होंगे तो क्या जनरेट होगी, ATP जनरेट होगी। यस, अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जो रोल है बहुत ही, हम बोल रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे इसका रोल लास्ट में जाके आ रहा है, ऑक्सीजन का रोल आपने देखा एज अ फाइनल एक्सेप्टर है, सबसे लास्ट में जाके इसका काम शुरू हो रहा है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, येट ऑक्सीजन इज वाइटल, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रही है बेटा ये। बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, जब तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इन रेस्पिरेशन जो एनर्जी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ये यूटिलाइज होती है फॉस्फोरिलेशन के लिए, मतलब ATP बनवाने के लिए। So this process is called oxidative phosphorylation। क्यों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, उसकी एनर्जी को यूज करके हम ATP बनवा रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिफरेंट है फ्रॉम फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या था बेटा, लाइट एनर्जी को हम यूज कर रहे थे एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कहाँ गए, यूबिक्विनोन के पास, यूबिक्विनोन से कहाँ जाएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4। ये पूरी एक समरी है, पूरी की पूरी ETS की समरी है। और फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। जब हम FADH2 की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, फिर साइटोक्रोम C, फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास, फिर बनेगा वाटर, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे हमने क्या देखा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वही एंजाइम है विच इज कॉमन टू बोथ क्रेब्स साइकिल एज वेल एज ETS, ठीक है। चलो अब जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग ETS इज utilized to synthesize ATP by ADP synthase that is complex number 5। तो देखो कॉम्प्लेक्स 1 से प्रोटॉन्स यहाँ पे जाते गए, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इस मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर बढ़ गया, मैट्रिक्स के अंदर हो गया कम। देन ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब ये प्रोटॉन हमें वापस लाएंगे जब ये प्रोटॉन पंप किए जाएंगे फ्रॉम मेम्ब्रेनस स्पेस टू मैट्रिक्स, तब एटीपी सिंथेज जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे बेटा बाहर, जो F1 पार्टिकल है, इट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन, व्हेन प्रोटॉन्स आर पम्प्ड देन दिस जो ये हेड वाला पार्ट है ना, इट अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस टू प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है। एटीपी सिंथेज हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स, कौन कौन से, F1 हेड पीस है जो राउंड सा हमने बनाया था, दैट इज हेड पीस, ये दिस इज हेड पीस। पेरिफेरल मेम्ब्रेन है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और F0 क्या है बेटा, इंटेग्रल मेम्ब्रेन है, अंदर धसा हुआ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये, राइट, ओके। तो अब देखो 2 प्रोटॉन्स पंप किए बाहर से, तो यहाँ पे एटीपी जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे बेटा 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स होने चाहिए, राइट। चलो आगे आओ। F1 हेड पीस जो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इट इज द साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इट फॉर्म्स अ चैनल, F0 forms a channel, that is जो ये वाली चीज है ना, this is F0, it forms a channel through which protons crosses the inner membrane, protons अंदर वाली membrane से cross करेंगे through that channel, मतलब F0, but F1 का रोल क्या होगा, that is the site for ATP synthesis। yes, आगे देखो, the passage of protons is coupled to the catalytic site of F1 component for ATP production। तो ATP production की तरह काम करेगी F0 की साइट, और for each ATP production 2 protons, I think यहाँ पे NCERT को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है, it should be 4 protons are passes through F0 from the intermembranous space to the matrix down the electrochemical gradient, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, that means down the electrochemical gradient, बाहर ज़्यादा है, स्पेस में ज़्यादा है, मैट्रिक्स में कम है। तो देखो एक बार पूरा का पूरा समझते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू। देखो पहला कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। कहाँ गए बेटा, NADH2 से NAD बन गया, प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स कहाँ पंप कर दिए गए बेटा, मैट्रिक्स के अंदर। देखो यहाँ पे 4 प्रोटॉन लिखा है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन लिखा है, एनसीईआरटी का नया डायग्राम। और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुए, FMN से FES से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया। अच्छा ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, ठीक है। तो यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन H2 बनेगा, यूबिक्विनोल बन गया। यूबिक्विनोल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करवा देगा बेटा कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, ठीक है। तो यूबिक्विनोल से 2 प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यूबिक्विनोल नीचे से भी तो ले रहा है ना, FADH2 को भी ले रहा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 प्रोटॉन्स। साइटोक्रोम 3, तो अब साइटोक्रोम 3 से साइटोक्रोम C एक्सेप्ट करेगा,
साइटोक्रोम सी से कहाँ जाएंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 कॉपर सेंटर से साइटोक्रोम ए 3, देन कॉपर सेंटर से फाइनली वाटर बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना, इसके थ्रू F1 पार्टिकल से होते हुए हम क्या बनवा लेंगे? ATP। बट जब हम FADH2 की बात करेंगे तो सक्सीनेट से फ्यूमारेट, ठीक है, FES को दे देगा इलेक्ट्रॉन। FES से कहाँ जाएंगे बेटा? यूबिक्विनोल से यूबिक्विनोल H2, फिर वही कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C टू साइटोक्रोम 4 के पास जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये सारे कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरफ क्या है? ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस तरफ क्या है बेटा? मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। वही प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज कर गया, यहाँ क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से जब प्रोटॉन्स पंप किए जाएंगे कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू तो क्या जनरेट होगी? ATP। अब देखो बेटा, पूरा रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा लिया अब ग्लूकोज का, और हमने ATP भी बनवा ली। तो एक बार जरा ये देखते हैं कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट के अंदर कितनी ATP हमें मिलती है। देखो, नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। हम जो बताने जा रहे हैं ना, उसके लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या होंगी? ऑल द स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और ETS पूरे एक सीक्वेंस के अंदर चलते रहें, कहीं भी कोई भी इंटरप्शन ना आए, ठीक है। NADH synthesized in glycolysis is transferred। जो NADH बना है इन ग्लाइकोलिसिस में, वो ट्रांसफर किया जाता है into mitochondria and that also undergoes oxidative phosphorylation, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बना, ये शटल सिस्टम के थ्रू क्या हो सकता है? इसका भी फॉस्फोरिलेशन हो सकता है, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे, वो किसी भी और कंपाउंड को बनाने में यूज नहीं होने चाहिए, ये भी शर्त है। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, सिर्फ हम ग्लूकोज को सबस्ट्रेट मानकर काम करेंगे। दूसरे ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट वो एंटर ना करें पाथवे पर किसी भी स्टेज पे, तब हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है। देखो ओके, नेक्स्ट आ जाओ एक बार। हाँ, सच एजम्पशन आर नॉट वैलिड। पहली बात तो ये जो जितनी बातें हमने बोला कि एज्यूम कर लो, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे पाथवे साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। सबस्ट्रेट पाथवे में एंटर करते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी, और जब भी ATP यूटिलाइज भी होती रहती है जब जब रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये जो अजम्पशन है, दीज आर नॉट पॉसिबल, राइट। सच कैलकुलेशंस आर यूज्ड टू एप्रिशिएट, सिर्फ हम किस लिए कर रहे हैं कि हम लिविंग सिस्टम की एफिशिएंसी को बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि हम किस तरह से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखना बेटा, अब देखना बड़े ही ध्यान से। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने ATP बने थे बेटा? टोटल बने थे 4, यूज कितने हो गए थे? 2, ठीक है। तो ATP 2 बने हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है। NADH कितने बने थे बेटा? 2 NADH, हमने सब कुछ लिखा था, हमने सब कुछ पीछे लिखा था। 2 NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, ठीक है। ओके, तब आ जाओ बेटा, जब लिंक रिएक्शन हम कर रहे थे, तो लिंक रिएक्शन के अंदर कितने NADH बने थे? लिंक रिएक्शन में जब 2 एसिटाइल कोए बने थे, 2 NADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से, उसको हमने क्या बोला बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बन गए थे हमारे पास, राइट। ओके, देन हम बात कर रहे हैं बेटा क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल में हमने काउंट किया कितने NADH? 3, ठीक है। एक FADH,
दैट मीन्स 2 बार साइकिल चला तो 6 NADH 2 FADH। GTP कितने बने थे? 1। 2 साइकिल में 2 GTP। ठीक है, अच्छा अब देख लो, अब आपको पता है कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 प्रोटीन्स, 3 ATP और 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। अब देखो 2 ATP डायरेक्ट बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 1 NADH से 3, तो 2 से कितनी हो गई बेटा? 6 ATP। ठीक है, 6 ATP यहाँ हो गई। क्रैब साइकिल में देखो 18 ATP, 2 FADH से 4 ATP, 2 GTP मतलब 2 ATP। तो टोटल हमारे पास कितनी बन गई बेटा? 38 ATP। 38 ATP ये कब है? जब ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 भी एंटर करे किसके अंदर? फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में, तब बनेंगे 38 ATP। 2 ATP molecules are spent for transporting 2 NADH molecule formed during glycolysis to the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने के लिए 2 ATP हमें खर्च करने पड़े, इसीलिए नेट गेन की अगर हम बात करें तो इट इज 36 ATP molecules। ठीक है, चलो तो देखो हमने एक बार फिर से देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने बनाया बेटा 2 ATP। अब ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, 2 पायरूवेट बने। NADH कितने बने? 2। टोटल कितनी ATP आ गई ग्लाइकोलिसिस से? एक तरह से 6 ATP आ गए। पायरूवेट से एसिटाइल कोए 2 NADH, 2 NADH मतलब 6 ATP। एसिटाइल कोए 2 एंटर किए क्रैब साइकिल के अंदर, 2 बार चलेगा, तो हमारे पास आ गए 6 NADH, 2 FADH2 और 2 GTP, है ना। चलो यहाँ बन गए बेटा 4 ATP। तो ये हमारे पास आ गए टोटल नेट 36 ATP हमारे पास बन गए हैं। चलो अब हम एक काम करते हैं, हमने फर्मेंटेशन में पढ़ लिया था। फर्मेंटेशन के अंदर क्या हुआ था बेटा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो हमारे पास पायरूविक एसिड बना था दैट वाज थ्रू एक इंटरमीडिएट एस्टेल्डिहाइड से होता हुआ हमारे पास इथेनॉल बन गया था, और लैक्टिक एसिड के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया था। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर पायरूविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया था? लैक्टिक एसिड में, बाय डिहाइड्रोजिनेशन। चलो फर्मेंटेशन के देखो, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या बना आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनी थी? क्रेब साइकिल में। और नेट गेन ऑफ ATP सिर्फ 2 ATP है, वो भी कौन से बेटा? ग्लाइकोलिसिस वाले, जो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ओके। यहाँ पे नेट गेन आया बेटा 36 ATP। यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन टू NAD rather स्लोली, तो यहाँ थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है और यहाँ थोड़ा सा विग्रस होता है, बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, ये हुआ बेटा डिफरेंस बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ इट्स अ टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद बस जस्ट हमारा बचेगा एम्फीबोलिक पाथवे और हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में, एंड उसके बाद चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स? ETS कहाँ पर लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलता है ETS। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। Which of this statement is incorrect? Enzymes of the TCA cycle, Krebs cycle, are present in mitochondrial matrix, okay, except succinate dehydrogenase. Glycolysis occur in cytosol, yes. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick hydrogen atom, no. Oxidative phosphorylation takes place in the is incorrect. Oxidative phosphorylation takes place in the outer mitochondrial membrane, no. This is wrong. ठहरो। Enzymes of TCA cycles present in the mitochondrial matrix, ओके ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑल एंजाइम नहीं इसलिए सही हो गया ये सिर्फ साइटोसोल में ही होता है। ग्लाइकोलिसिस तब तक ऑपरेट करती है जब तक NADs को मिलता रहे, वापस से रीजनरेट होता रहे, ताकि हाइड्रोजन एटम्स को पिक कर सके, तभी तो ग्लूकोज का सारे हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ चलती है बेटा? ATP सिंथेसिस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया बेटा रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? D। चलो आगे आओ। Cytochromes are found in the outer wall of cristae of mitochondria, no. Lysosome, mitochondria, no. Outer wall of mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
terminal cytochromes of respiratory chain which donates electrons to oxygen is terminal कौन सा होगा? cytochrome A3, cytochrome A3। देखो एक बार ध्यान से देखो इसको, हमने क्या पढ़ा है? टर्मिनल ए जब हमने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट किया है वो हमने कहाँ से कहाँ तक किया था? ठहरो, साइटोक्रोम 4 से होता हुआ, देखो वेयर इट इज, लेट अस चेक, लेट मी शो यू दैट इट वाज A3। देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर सेंटर, तो साइटोक्रोम A3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर 1 या 2 बार बेटा जब सुनोगे, उसके बाद जब खुद प्रैक्टिस करोगे, तब ये आप क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत इजीली दे पाओगे। ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट इन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं ड्यूरिंग ETS। करो ड्यूरिंग ETS। ठीक है, ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द ETS, और साथ ही साथ हमने एक बार पुराना पिछला जो भी हमने पढ़ा था उसका हमने रिवीजन किया। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पिछले वीडियोस को जाके जरूर देख लेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस इजीली यूट्यूब चैनल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अपडेट्स आपको मिलते रहें और हर वीडियोस आपको पूरे सीक्वेंस में, जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर्स है वैसे वैसे आपको सीक्वेंस में मिलती रहेंगी, राइट? विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।